15 जून को क्रेमलिन प्रवक्ता ने कहा है कि नैतिकता या अनैतिकता की सीमा अब खत्म हो चुकी है और 15 जून के बाद जो तारीख आती है वो है 16 जून और 16 जून को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने विश्व विनाश के संकेत जारी कर दिए हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में हुए इकोनॉमिक फोरम के मंच पे पुतिन ने सार्वजनिक तौर पर ऐलान कर दिया कि परमाणु हमला मुमकिन है। पश्चिमी देश जिसे कल्पना समझ रहे हैं वो कभी भी हकीकत बन सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ने यूरोप के 7 मोर्चों पर एटमी हथियार तैनात कर दिए हैं। बेलारूस को पहला टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन मिल चुका है और इसके बाद नेटो की चिंता बढ़ गई है। पुतिन ने जल, थल और नभ तीनों मोर्चों से औचक हमले का प्लान तैयार किया है। देखिए पुतिन की चेतावनी का मतलब क्या है और कहां-कहां विध्वंसक मोर्चे बन चुके हैं। कैमरे पर पहली बार राष्ट्रपति पुतिन ने किया स्वीकार। पुतिन ने कहा स्पष्ट, एटमी हमले से दुश्मन कभी भी हो सकता है नष्ट। अब तक पुतिन ने रूस के एडवांस्ड एटमी हथियारों का शक्ति प्रदर्शन किया। रूस के राष्ट्रपति ने रहस्य भरे शब्दों के साथ अपनी बात दुनिया के मंच पर रखी। अभी तक पुतिन ने कहा कि दुनिया के किसी भी देश के पास रूस के हथियारों को रोकने की क्षमता नहीं, लेकिन पहली बार रूस के राष्ट्रपति ने वो कहा है जिससे यूरोप और अमेरिका तक भय फैल गया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के मंच पर पहुंचे। अर्थव्यवस्था पर केंद्रित इस कार्यक्रम में उन्होंने भाषण का रिकॉर्ड बना दिया। पुतिन ने 1 घंटे 19 मिनट तक भाषण दिया, लेकिन पुतिन ने 3 मिनट से ज्यादा रूस के एटमी हथियारों पर बात की। युद्ध के हालात पर पुतिन करीब 5 मिनट बोले। नेटो अमेरिका पर भी करीब 6 मिनट की चर्चा की। पुतिन का भाषण इकोनॉमिक फोरम पर युद्ध के इर्द गिर्द रहा। इस मंच से पुतिन ने कहा कि रूस अपने एटमी सिद्धांतों को तौल रहा है और हालात ऐसे हो चले हैं कि अगर एटमी हमला कर दिया जाए तो सैद्धांतिक तौर पर यह गलत नहीं होगा। निश्चित ही सैद्धांतिक तौर पर न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल संभव है। रूस की अखंडता, स्वतंत्रता और संप्रभुता पर अगर खतरा हुआ तो जरूर। इस बयान के बाद यह तय माना जा रहा है कि रूस ने एटमी हमले की तैयारी कर ली है। अपने एडवांस्ड न्यूक्लियर हथियार लॉन्च पैड पर तैनात कर दिए हैं। इसके साथ ही मित्र देश बेलारूस की जमीन पर भी रूस के एटमी हथियार तैनात हो चुके हैं। पहला टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार बेलारूस पहुंच चुका है। ये सिर्फ पहल है। गर्मियां खत्म होते होते तैनाती का काम पूरा हो जाएगा। इस बयान में स्पष्ट संकेत है कि रूस के एटमी हथियार बहुत तेजी से इन ठिकानों पर पहुंच रहे हैं जहां से लॉन्च किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने यूरोप और अमेरिका पर एटमी हमले के कई मोर्चे तैयार कर लिए हैं। बेलारूस में पहला टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन पहुंच चुका है। यहां से यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमला किया जा सकता है। बेरेंट्स सागर में रूस के वॉरशिप एटमी मिसाइलों के साथ तैनात हैं। यहां से रूस का टारगेट फिनलैंड और स्वीडन और नॉर्वे हो सकता है। बाल्टिक सागर में रूस की सबमरीन एटमी SLBM के साथ तैयार है। यहां से रूस लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया पर हमला कर सकता है। अटलांटिक महासागर में रूसी पनडुब्बियां पोसाइडन के साथ गश्त लगा रही हैं। यहां से अमेरिका की पूरी कोस्ट लाइन पर हमला करके रूस न्यूक्लियर सुनामी ला सकता है। आर्कटिक के नजदीक कोला न्यूक्लियर बेस पर TU बॉम्बर एटम बम के साथ तैनात हैं। यहां आर्कटिक सर्कल के नेटो सैन्य ठिकाने रूस का टारगेट बन सकते हैं। रूस के ओलेनिया एयरबेस पर भी TU एटमी बॉम्बर एटमी मिसाइलों के साथ हमले के लिए तैयार हैं। इटली, ब्रिटेन जैसे देशों पर न्यूक्लियर स्ट्राइक लॉन्च की जा सकती है। रूस ने एक साथ जल, थल और नभ से चौतरफा हमलों की तैयारी पूरी कर ली है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से SPIEF के मंच पर एटमी रणनीति पर एक सवाल पूछा गया। माहिर राजनेता के अंदाज में व्लादिमीर पुतिन ने यह बता दिया कि वो अपनी रणनीति बताकर दुनिया को डराना नहीं चाहते। रूस का प्लान है एक साथ अमेरिका और उसके मित्र देशों पर इतने हमले करना कि डिफेंस की पूरी स्ट्रैटेजी ही चरमरा जाए। औचक हमलों से दुश्मन को संभलने का मौका ही ना मिले। दुश्मन के डिफेंस और अटैक दोनों सिस्टम को ध्वस्त करने का ऐलान भी रूस ने कर दिया है। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि रूस यूरोप की पूरी व्यवस्था को एक झटके में ध्वस्त कर देगा।
यूरोप के देश नॉर्थ स्ट्रीम 2 विस्फोट में शामिल थे। अब रूस को समुद्र तल पर बिछे केबल तबाह करने का अधिकार है। समुद्र तल पर बिछे केबल कटे तो यूरोप की इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्था ठप हो जाएगी, यानी यूरोप के पास हमले से बचाव के साधन कम हो जाएंगे। पुतिन का बयान ही विश्व विनाश का संकेत नहीं दे रहा है, बल्कि बीते 3 दिनों से कई संकेत क्रेमलिन से जारी हो चुके हैं। पहली बार पुतिन ने कैमरे पर स्वीकार किया है कि एटमी हमला संभव है। इससे पहले विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा कि न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल आत्मरक्षा के लिए आपातकालीन हालात में करना ही सिद्धांत है। इससे पहले रूस के सांसद सरगई कारागनोव ने कहा कि रूसी नागरिक यूरोप के शहर खाली कर दें। मेदवेदेव ने कहा कि नेटो सीधे युद्ध के लिए उकसा रहा है। उससे पहले रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा कि अमेरिका मानवता को एटमी विनाश के कगार पर ढकेल रहा है। रूस की पैसिफिक फ्लीट ने नेटो के साथ सीधे युद्ध की तैयारी भी शुरू कर दी है। दुनिया भर के समंदरों में रूस की नेवल फ्लीट हमले के लिए तैयार है। क्रेमलिन और पुतिन से मिले एटमी विनाश के संकेतों के बाद अमेरिका और नेटो देशों में एटमी हमले का भय फैल गया है। नेटो प्रमुख जेम्स स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि बेलारूस में न्यूक्लियर तैनाती के बाद नेटो देश पहले से ज्यादा सतर्क है। नेटो चीफ के साथ साथ यूके में यूक्रेन के राजदूत ने यह बता दिया और जता दिया कि बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती पश्चिम पर सीधा खतरा है। बेल्जियम में नेटो की महा बैठक के बाद रूस ने जो महाविनाशक संकेत दिए हैं, उसका स्पष्ट संदेश यही है कि यूक्रेन को मदद नहीं रोकी गई तो रूस की मिसाइलों को रोकने वाला कोई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रूस ने नेटो के हथियार जब्त कर लिए हैं। यूक्रेन के मोर्चे पर हमला करके हथियार जब्त करने की खबर है और 1000 से ज्यादा नेटो हथियार जब्त किए हैं रूस ने। रॉकेट लॉन्चर, पिस्तौल, स्ट्रिंगर जैसे हथियार जब्त होने की जानकारी आ रही है। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंस की लंबी तैयारी चली थी। अमेरिका में हथियारों की लिस्ट फाइनल की गई। यूक्रेन को रणनीति बनाने में भी मदद ली गई, लेकिन रूस ने अमेरिका का एक बड़ा झटका किस तरह से दिया वो अब आपको बताते हैं। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार से यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान हुआ। खास बात यह है कि जिन टैंक्स और आर्म्ड व्हीकल के दम पर ज़ेलेंस्की रूस को मात देने का लगातार उम्मीद पाले हुए थे, रशियन आर्मी ने सबसे बड़ा अटैक उन्हीं टैंक्स पर किया। अब अमेरिका F-16 फाइटर जेट की खेप भी यूक्रेन पहुंचने वाली है। पुतिन ने अभी से ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन से एक भी F-16 टेक ऑफ तक नहीं कर सकेगा। नेटो को पुतिन की चेतावनी, अब युद्ध होगा तूफानी। रूस ने जैसे लेपर्ड टैंकों को जलाया, रूस ने जैसे ब्रैडली आर्मर्ड व्हीकल्स को तबाह किया, ठीक वैसा ही होगा F-16 के साथ। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंस का मुंह तोड़ जवाब देने के बाद पुतिन ने फिर नेटो को ललकारा है। पुतिन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिकी F-16 का भी वही हाल होगा जैसा जर्मन टैंक का हुआ। Также будут гореть и F-16. Сомнений нет. Но если они будут располагаться на авиабазах за границей Украины, а использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть на то, как нам поражать и где нам поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас. पुतिन ने इंटरव्यू में जो दावे किए हैं वो अमेरिका और नेटो की ताकत और दावों पर सवाल उठाने वाला है। पुतिन का दावा नंबर 1, नेटो से यूक्रेन भेजे गए 186 टैंकों को रूस ने नष्ट कर दिया। पुतिन का दावा नंबर 2, नेटो से यूक्रेन भेजे गए 418 आर्मर्ड व्हीकल भी तबाह हो गए। पुतिन का दावा नंबर 3, यूक्रेन का नुकसान दिन बीतने के साथ बढ़ता जा रहा है। पुतिन ने नेटो से निपटने की तैयारियों का भी खुलासा किया है। पुतिन के मुताबिक रूस की हथियार फैक्ट्री में तूफानी रफ्तार से प्रोडक्शन चल रहा है। रूस में हथियार बनाने वाली कंपनियों में डबल ट्रिपल शिफ्ट में काम चल रहा है। रूस की आर्मी को ना तो हथियारों की कमी कभी हुई और ना होने दी जाएगी। पुतिन का दावा है कि युद्ध के बाद से रूस में हथियारों का प्रोडक्शन 2.5 गुना से भी ज्यादा हो चुका है।
और जो बहुत जरूरी हथियार हैं वो 10 गुना कर दिया गया है। अब पुतिन का अगला टारगेट F-16 फाइटर जेट है। रूस की वायुसेना यूक्रेन के तमाम एयरबेस पर हमला करेगी। एयरबेस पर मौजूद F-16 फाइटर जेट को जमीन पर ही नष्ट कर दिया जाएगा। अगर किसी दूसरे देश से F-16 का युद्ध में इस्तेमाल हुआ तो गंभीर अंजाम भुगतना होगा। पैट्रियट की तैनाती के बाद रूस के बॉम्बर और फाइटर जेट यूक्रेन के एयर स्पेस में नहीं आ रहे हैं, लेकिन कैस्पियन सागर के ऊपर से रूसी फाइटर लगातार यूक्रेन पर मिसाइल हमले कर रहे हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन में F-16 के एंट्री के साथ ही यूक्रेन के तमाम एयरबेस पर मिसाइलों से प्रहार शुरू हो जाएगा। यूक्रेन के पायलट्स फिलहाल F-16 को उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ट्रेनिंग पूरी होते ही यूक्रेन को F-16 के सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। स्वीडन से भी यूक्रेन को फाइटर जेट मिलने का रास्ता साफ हो गया है। स्वीडन से यूक्रेन को 2 करोड़ 35 लाख डॉलर की मदद मिलेगी। स्वीडन यूक्रेन के पायलट को फाइटर जेट उड़ाने की ट्रेनिंग भी देगा। यूक्रेन में स्वीडन से हथियारों की नई खेप भेजी जाएगी। स्वीडन ने इससे पहले 11 बार यूक्रेन के लिए पैकेज का ऐलान किया है। स्वीडन यूक्रेन को JAS 39 ग्रिपन फाइटर जेट्स देने वाला है, लेकिन उससे पहले यूक्रेन की वायुसेना को इस जेट के रखरखाव और यूक्रेन के पायलट्स को इसे उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। जर्मनी और बेल्जियम से भी यूक्रेन को हथियार मिलने वाले हैं। जर्मनी और बेल्जियम से यूक्रेन को पैट्रियट डिफेंस सिस्टम और आर्मर्ड व्हीकल्स की सप्लाई की जाएगी। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट यूक्रेन को मिल रही इस मदद को नाकाफी मानते हैं। अमेरिकी एक्सपर्ट के मुताबिक F-16 जैसे फाइटर जेट को रूस एक रात में ही खत्म कर सकता है। यूक्रेन को बेहद आधुनिक फाइटर जेट की जरूरत है। पुराने और कमजोर फाइटर जेट से यूक्रेन को कुछ हासिल नहीं होगा। हालांकि अमेरिका से अब लॉन्ग रेंज मिसाइलें मिलना भी कंफर्म हो गया है। अमेरिकी सांसदों ने यूक्रेन के लिए अटैक एमिस खरीदने के लिए बिल जमा कर दिया है। अमेरिकी कांग्रेस ने एक नया रक्षा बजट पास किया है। बजट में यूक्रेन के लिए $80 मिलियन रखा गया है। $80 मिलियन से यूक्रेन के लिए आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम खरीदे जाएंगे। इस बीच युद्ध को रुकवाने के लिए अफ्रीकी नेताओं का एक डेलीगेशन शुक्रवार को कीव पहुंचा। अफ्रीकी शांति मिशन के तहत डेलीगेशन ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन के दौरे के बाद डेलीगेशन रूस के सेंट पीटर्सबर्ग भी जाएगा और पुतिन से मुलाकात करेगा। हालांकि जब ये डेलीगेशन कीव में मौजूद था, उस वक्त भी कीव पर रूस ने किंजल मिसाइलों से हमला किया। ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि जब तक रूस की सेना यूक्रेन की सीमा से बाहर नहीं जाती, शांति पर किसी तरह की बातचीत मुमकिन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन का सर्वनाश हो रहा है, उसका नामो निशान मिटने वाला है। इस बात का ऐलान 24 घंटे की वॉर रिपोर्ट कर रही है। यूक्रेन ने रूस के 5 इलाकों में हमला करने की कोशिश की और इसके बाद पुतिन ने मिसाइल और रॉकेट से तबाही बरसा दी। एक साथ यूक्रेन के 5 इलाकों में 24 घंटे तक भीषण अटैक होते रहे। एक दिन के अंदर रूस ने जिस तरह से ऑलराउंड अटैक किया है, वो इस बात का सिग्नल है कि अब यूक्रेन का चैप्टर क्लोज होने वाला है। वॉर ग्राउंड पर 24 घंटे में महाविध्वंस। 24 घंटे में रूस का विनाशक अटैक। रूसी हमले में यूक्रेन की बड़ी तबाही। रूस के बारूदी कहर से यूक्रेन के 5 इलाके जल गए। पिछले 24 घंटे में वॉर जोन में कितना बड़ा विनाश हुआ है, पुतिन सेना ने कितना बारूद बरसाया है, यूक्रेन में कहां-कहां कितनी तबाही हुई, यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का क्या हाल है। TV9 भारतवर्ष पर इसकी रियल टाइम रिपोर्ट देखिए। रूस ने ज़ेपोरिजिया में सबसे ज्यादा बारूदी बारिश की। यहां रूसी एयरफोर्स के सुखोई 30 विमानों ने यूक्रेनी पोजीशन को इस तरह तबाह कर दिया। ज़ेपोरिजिया में रूस ने यूक्रेन के एयरक्राफ्ट को मार गिराया। रूस ने चारों तरफ से मिसाइलें दागकर लुहांस्क को दहला दिया। सूमी में बारूद की ऐसी सुनामी आई कि यूक्रेन के वेपन तबाह हो गए। ओडेसा में रूसी रॉकेट ने यूक्रेन के कई पोजीशन को तहस नहस कर दिया। रूस ने खेरसोन पर भी कई मिसाइलें दागी। यहां भी यूक्रेनी सेना की बड़ी तबाही हुई। क्रिमिया में रूस ने गाइडेड मिसाइल मारकर यूक्रेनी सेना के ठिकाने को उड़ा दिया। रूस के हमले में यूक्रेन के 5 इलाके किस तरह जल गए, उसका प्रमाण वॉर जोन से आया हमले का आंकड़ा दे रहा है। 24 घंटे में रूस ने 225 रॉकेट दागे। इसी दौरान रूसी आर्मी ने 100 से ज्यादा गोले दागे। करीब 12 मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला किया। पुतिन पलटन ने ड्रोन से 24 अटैक किए।
रूस के हमले में न सिर्फ यूक्रेनी पोजीशन ध्वस्त हो गए, बल्कि यूक्रेनी सैनिकों की हिम्मत भी पस्त हो गई। डोनेस्क में करीब 20 यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी सेना के सामने हथियार डाल दिए। इसी तरह कई और जगहों पर यूक्रेनी जवानों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पिछले 24 घंटे में यूक्रेनी फोर्स ने भी रूसी जमीन पर ताबड़तोड़ हमले किए। यूक्रेन ने बेलगोरोद में हमला किया तो सरकारी इमारत में भीषण आग लग गई। क्रेमलिन से 20 मील दूर रूस के चेकालोवस्की मिलिट्री बेस पर भी यूक्रेन ने हमला किया। ब्रियांस्क में यूक्रेन ने रूस की ऑयल पाइपलाइन को तबाह करने की कोशिश की। यूक्रेन का हमला नाकाम हो गया। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन ने MLRS से अटैक किया, जिसमें रूसी कैंप बर्बाद हो गए। यूक्रेनी फोर्स के प्रहार से डोनेस्क में रूसी सेना पीछे हटने को मजबूर हो गई। डोनेस्क में यूक्रेन के भीषण हमले के बाद रूस के 4 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। वार पलटवार दोनों तरफ से जारी है, लेकिन सच ये है कि तबाही सबसे ज्यादा यूक्रेन में हो रही है। रूस के हमलों में यूक्रेनी सेना के कई बड़े अफसर मारे जा चुके हैं। इनमें कर्नल अलेक्जेंडर माकायेव, कर्नल व्लादिमीर समित्स्की, लेफ्टिनेंट कर्नल सर्गेई लट, लेफ्टिनेंट कर्नल सर्गेई गस्परियन, लेफ्टिनेंट कर्नल यारोस्लेव सोकिरिंस्की, मेजर सर्गेई एंड्रूचेक, मेजर एवगेनी स्टोलिरोव शामिल हैं। दावा तो यहां तक है कि यूक्रेन के कई और बड़े सैन्य अफसर मारे जा चुके हैं, जिसका खुलासा यूक्रेन ने अब तक नहीं किया है। फिलहाल वॉर ग्राउंड से रूस के हमले और यूक्रेन की तबाही की जो रिपोर्ट आ रही है, वो ऐलान कर रही है कि यूक्रेन का सर्वनाश बहुत निकट है। पुतिन के क्रोध से ज़ेलेंस्की के देश को अब कोई नहीं बचा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन के युद्ध में नेटो देश मिलकर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बढ़त रूस ही बनाता दिख रहा है। यानी एक तरह से यूक्रेन और नेटो कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं और इसीलिए ज़ेलेंस्की को मदद के साथ साथ दुनिया भर से लीडर्स के सहयोग की जरूरत पड़ रही है, ताकि रूस को दुनिया के सामने एक विलेन की तरह पेश किया जा सके। लेकिन ज़ेलेंस्की इस पूरी कोशिश में कुछ ऐसा भी कर रहे हैं जिससे वो खुद कटघरे में खड़े हो गए हैं। आखिर ऐसा क्या किया ज़ेलेंस्की ने, देखिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन की राजधानी कीव में साउथ अफ्रीकन डेलीगेशन का पहुंचना ज़ेलेंस्की के लिए मदद का भरोसा हो ना हो, लेकिन जंग में रूस से मिले जख्मों पर संवेदना का मरहम जरूर है और शायद एक ऐसा अवसर भी जिससे रूस को दुनिया की नजर में विलेन साबित किया जा सके। तो क्या यूक्रेन ने विजिटर्स को लेकर कोई स्ट्रैटेजी बनाई है? क्या यूक्रेन पहुंचने वाले लीडर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, या फिर क्या यूक्रेन में प्रोपेगेंडा के लिए वॉर टूरिज्म हो रहा है? इन सवालों को खुद प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने जन्म दिया है, वो भी साउथ अफ्रीकन डेलीगेशन के कीव विजिट के दौरान। कीव का दावा है कि जिस वक्त साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा, जाम्बिया के प्रेसिडेंट हाकेंडे हिचिलेमा, सेनेगल के प्रेसिडेंट मैकी सॉल, कोमोरोस के प्रेसिडेंट अजाली असोमानी, इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफा मदबौली और युगांडा के विदेश मंत्री जे ओडोंगो ने कीव और बूचा में विजिट किया, उसी वक्त रूस ने इस डेलीगेशन को निशाना बनाकर रॉकेट और मिसाइल से गोलाबारी की। यानी कीव का कहना यह है कि रूस ने अफ्रीकी डेलीगेशन को ही टारगेट करके हमला किया, जिससे बचाव के लिए अफ्रीकी प्रतिनिधियों को बंकर तक सुरक्षित पहुंचाया गया। इसके अलावा हमले की डिटेल भी कीव ने जारी की, जिसके अनुसार रूस ने अफ्रीकी डेलीगेशन पर 6 किंजल और 6 कैलिबर मिसाइलें दागी। रूस की तरफ से हुए मिसाइल हमले कीव और बूचा शहर पर किए गए थे। दावा यह भी किया गया कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी मिसाइल के साथ 2 ड्रोन मार गिराए। वहीं कीव ओब्लास्ट में गिरे मिसाइल के मलबे से 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं कीव ओब्लास्ट के अलग अलग जिलों में 3 घर और 15 इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि अफ्रीकी डेलीगेशन ने मॉस्को को जानकारी दिए बिना यह दौरा किया है। जानकारी रूस को दी गई थी, लेकिन सवाल यह है कि जानकारी दी गई थी तो फिर रूस ने अटैक क्यों किया, या फिर यह यूक्रेन की कोई रणनीति है? यह सवाल इसलिए क्योंकि संदेह को जन्म दिया है अफ्रीकी डेलीगेशन में शामिल प्रेसिडेंट रामाफोसा के प्रेस सेक्रेटरी विंसेंट मैकबेनिया ने। तो सवाल यह है कि आखिर कीव ने ऐसा दावा क्यों किया? क्या शांति स्थापना की कोशिश के लिए पहुंचे अफ्रीकन डेलीगेशन का ज़ेलेंस्की अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं,
जवाब सोशल मीडिया पर जारी तस्वीरों से मिलता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि फैक्ट चेक में ये सभी तस्वीरें झूठी साबित हुई। दावे के मुताबिक कुछ भी इन तस्वीरों में नहीं मिला। अब सवाल यह है कि यूक्रेन पर शक की पुख्ता वजह क्या है? जवाब है पिछले अनुभव, जिसमें नॉर्थ स्ट्रीम धमाके में कीव ने रूस को घेरा था। ठीक ऐसे ही पोलैंड में गिरी मिसाइल को लेकर भी यूक्रेन ने रूस को दोषी बताया था, लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन न करने की चेतावनी दे दी। और अभी काखोवका डैम के ब्लास्ट में भी यूक्रेन का नाम सामने आ रहा है। यानी ज़ेलेंस्की जंग के साथ साथ रूस के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा वॉर भी छेड़ चुके हैं, जिसमें रूस को बदनाम करके दुनिया भर में खुद को पीड़ित साबित किया जा सके, ताकि दुनिया रूस के खिलाफ एकजुट हो सके और पुतिन ग्लोबल विलन बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पुतिन का ब्लू बैटल जोन में शक्ति बढ़ाने का मिशन जारी है। लोकेशन बदल रहे हैं, लेकिन रशियन नेवी का एक्शन नहीं बदल रहा है। दुनिया के अलग अलग कोने से युद्ध अभ्यास करने के बाद अब रशियन नेवी पैसिफिक में अपनी ताकत को परख रही है। पैसिफिक में रूस ने सबमरीन को डुबोने का अभ्यास किया है। समंदर में पुतिन ने अमेरिका और यूरोप की तबाही का पूरा इंतजाम कर लिया है। पुतिन जानते हैं कि न्यूक्लियर वॉर में रूस की समुद्री ताकत ही उसे विजय दिलाएगी। आसमान में रूस का IL-38 डॉल्फिन। नेटो ने इस घातक प्लेन का नाम रखा है मे। पैसिफिक सागर की शांत लहरों के ऊपर रूस के इस प्लेन के पीछे उड़ रहा था Tu-142MZ। दोनों विमानों को एक सबमरीन को खत्म करने का टारगेट दिया गया था। रूस के दोनों विमान अपने मिशन में कामयाब हुए और फिर एयरबेस पर लौट गए। रूस के इन दोनों फाइटर जेट्स का एक्शन पैसिफिक में एक युद्धाभ्यास के दौरान देखा। पुतिन की नौसेना लगातार अलग अलग जोन में युद्धाभ्यास कर रही है और समंदर में अपनी ताकत परख रही है। एक दिन पहले रूस की नौसेना बैरेंट्स सी में एक्सरसाइज कर रही थी। उससे पहले बाल्टिक और व्हाइट सी में भी रूस की नेवी की एक्सरसाइज हुई थी। एक हफ्ते पहले रशियन नेवी ने जापान सागर के पास अपने इतिहास की सबसे बड़ी एक्सरसाइज को अंजाम दिया था। रूस ऐसा क्यों कर रहा है, इसका जवाब अमेरिकी एक्सपर्ट 2 महीने पहले बता चुके हैं। अमेरिकी सेनाओं के कमांडर्स के मुताबिक महासागर से रूस अमेरिका पर महाविनाशक मिसाइलों की बारिश करने की रणनीति बना चुका है। ब्रिटिश मीडिया ने रशियन मेरीटाइम स्टडीज इंस्टीट्यूट के हवाले से यह दावा किया है कि रूस समंदर से यूरोप और अमेरिका की न्यूक्लियर घेरेबंदी पूरी कर चुका है। दुनिया भर के सामरिक विशेषज्ञ ये मानते हैं कि परमाणु हमला जब भी होगा समंदर से ही शुरू होगा। तो क्या रूस अमेरिका और यूरोप पर परमाणु हमला करने वाला है? बीते साल के आखिरी महीने यानी दिसंबर में ही पुतिन ने दावा किया था कि रूस दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर सबमरीन बना रहा है। आने वाले कई दशक तक ये रूस की सुरक्षा की गारंटी होंगी। रूस की न्यूक्लियर पावर्ड और न्यूक्लियर वॉरहेड सबमरीन दुनिया के जिस हिस्से में तैनात हैं, उसका मतलब है अमेरिका और यूरोप पर कुछ ही मिनट में परमाणु हमला। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में रूस की कई सबमरीन तैनात हैं। ये अमेरिका के पूर्वी तट से 1000 किलोमीटर दूर है। यानी अमेरिका के मायामी से वॉशिंगटन DC, न्यूयॉर्क और मेन तक रूसी सबमरीन मिसाइलों की रेंज में है। रूसी सबमरीन 10,000 किलोमीटर रेंज वाली परमाणु मिसाइलों से लैस है। रूस सबमरीन की तैनाती के साथ साथ एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट भी जल्दी पूरा करने वाला है। रूस IL-38 एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट को रिटायर कर रहा है। उसकी जगह एडवांस्ड हथियारों वाला एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है। विमान में 4 TV-7 टर्बोटॉप इंजन लगाए जाएंगे। रूस ने अपने एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट की पूरी डिटेल जारी नहीं की है। रूस की परमाणु तैयारी से अमेरिका की घबराहट बढ़ गई है। रूस जानता है कि यूरोप और अमेरिका पर हमले के लिए समंदर ही सबसे आसान रास्ता है। यही वजह है कि यूक्रेन में युद्ध के बीच रूस अलग अलग महासागर में अपनी ताकत परख रहा है और दुश्मन पर हमला करने की प्रैक्टिस कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
आपने कभी सुना है कि किसी राष्ट्रपति का एयरक्राफ्ट किसी देश के एयरपोर्ट पर रोक लिया गया हो? क्या आपने कभी सुना है कि एक राष्ट्रपति के सुरक्षा दस्ते को ही किसी देश की सेना ने गिरफ्तार कर लिया हो और 20 घंटे से ज्यादा प्लेन में बंधक बनाकर रखा हो? राष्ट्रपति के सुरक्षा दस्ते के हथियार ही जब्त कर लिए हों। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट लेकर चलने वाले उच्च अधिकारियों की तलाशी ली गई। पोलैंड में ऐसा ही हुआ। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा की प्रोटेक्शन सर्विस में तैनात दस्ते को पोलैंड सेना ने बंधक बना लिया, जिससे यूरोप में एक नया विवाद कैसे खड़ा हुआ, देखिए रिपोर्ट। ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के प्रेसिडेंट प्रोटेक्शन सर्विस के लोग हैं। इनका ये विमान पोलैंड के वॉर्सा एयरपोर्ट पर खड़ा है। विमान के बाहर जमीन पर पोलैंड के सैन्य अधिकारी खड़े हैं और खबर यह है कि साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के सुरक्षा दस्ते राष्ट्रपति के साथ आए पत्रकारों के समूह को प्लेन में बंधक बना दिया गया है। वॉर्सा एयरपोर्ट से साउथ अफ्रीका के पत्रकारों ने खुद आप बीती सुनाई है। ऐसा शायद पहली बार हो रहा है कि किसी राष्ट्रपति के स्टाफ को बंधक की तरह प्लेन में बंद कर दिया गया हो। साउथ अफ्रीकन पत्रकार बता रहे हैं कि 19 घंटे से ज्यादा समय तक उन्हें प्लेन में बंद रखा गया है। साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट प्रोटेक्शन सर्विसेज के प्रमुख ने पोलैंड पर रंग भेद का आरोप लगाया है। वाली रॉड ने कहा है कि पोलैंड सरकार साउथ अफ्रीकन डिप्लोमैट्स के साथ रंग भेद कर रही है। डिप्लोमैटिक पासपोर्ट वाले अधिकारियों की तलाशी ली जा रही है। राष्ट्रपति के साथ आए डेलीगेशन के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है। राष्ट्रपति सुरक्षा दस्ते के हथियार जब्त कर लिए गए हैं। साउथ अफ्रीका के 120 वीआईपी प्लेन में फंसे हुए हैं। पोलैंड के अधिकारियों ने कार्गो जब्त कर लिया है। लेकिन पोलैंड ने रंगभेद के आरोपों से इनकार किया है। पोलैंड ने कहा है कि रामाफोसा के डेलीगेशन में आए किसी भी स्टाफ को रंगभेद की वजह से नहीं रोका गया। पोलैंड के सैन्य अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा दस्ते के पास हथियार ले जाने के लिए पोलैंड का आधिकारिक परमिट नहीं था। इसीलिए साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा के डेलीगेशन में आए 120 लोगों के प्लेन को रोक दिया गया। लेकिन साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति को नहीं रोका गया। रामाफोसा इन दिनों यूक्रेन और रूस के बीच एक पीस मिशन पर है। उनके साथ जाम्बिया, कांगो, इजिप्ट, सेनेगल और युगांडा के राजनेता भी शांति बहाली के लिए कीव और सेंट पीटर्सबर्ग की यात्रा पर हैं। लेकिन वॉर्सो एयरपोर्ट पर रामाफोसा के डेलीगेशन को रोके जाने से इंटरनेशनल विवाद खड़ा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और रूस के जिस लड़ाकू हेलीकॉप्टर ने जंग के मैदान में ब्रेडले और लेपर्ड जैसे खतरनाक टैंकों का तेज खत्म किया है, उस गेम चेंजर हेलीकॉप्टर की रूस ने नई तैनाती की है। ज़ेपोरिज़िया के बर्डियांस्क इलाके में 20 नए KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर भेजकर रूस ने नया दाव चल दिया है और बर्डियांस्क में रूस के कई लड़ाकू हेलीकॉप्टर पहले से ही तैनात है। आखिर क्या है पुतिन का प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। KA-52 पुतिन का विजय कोड। क्या है पुतिन का ज़ेपोरिज़िया प्लान? प्रहार जोरदार, निशाना चूक और दुश्मन का फौजी ठिकाना पल भर में तबाह। यह रूस का KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर है। यह सीधा टारगेट पर अटैक करता है। टारगेट की लोकेशन का अंदाजा लगाने के बाद चंद मिनटों में ही यह लड़ाकू हेलीकॉप्टर सब कुछ धुआं धुआं कर देता है। यूक्रेन युद्ध में रूस के KA-52 हेलीकॉप्टर बड़े गेम चेंजर साबित हुए हैं। यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में रूसी अटैक हेलीकॉप्टर KA-52 कहर बरपाता रहा है। रूस के इसी हेलीकॉप्टर ने जंग के मैदान में कई बार ब्रैडले और लेपर्ड जैसे घातक टैंकों को तबाह किया, जिसकी टीस को पश्चिमी देश बार बार महसूस करते हैं। अब ज़ेपोरिज़िया में विध्वंसक जंग की तैयारी के लिए पुतिन ने अपने इस गेम चेंजर हेलीकॉप्टर्स की नई तैनाती की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेपोरिज़िया के बर्डियांस्क में रूस ने 20 हेलीकॉप्टर भेजे हैं। बर्डियांस्क में रूस के कुल 27 अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद हैं।
इनमें 5 Ka-52 और 9 Mi-8 हेलीकॉप्टर बर्डियांस्क हवाई क्षेत्र में मौजूद हैं। इसके अलावा रूस ने 13 Ka-29 हेलीकॉप्टर भी तैनात किए हैं। रूसी सेना Ka-52 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल युद्ध की शुरुआत से ही कर रही है। इसे अपग्रेड करने के बाद यह हेलीकॉप्टर और ज्यादा घातक हो गया है। Ka-52 जब से बैटल ग्राउंड में उतरा है, यूक्रेन के खेमे में यह लड़ाकू हेलीकॉप्टर दहशत पैदा कर देता है। Ka-52 रूस का मेन अटैक हेलीकॉप्टर है। यह बेहतर एयरबॉर्न डिफेंस सिस्टम से लैस है। यह ग्राउंड और एरियल टारगेट को एक साथ तबाह करने की क्षमता से लैस है। यह कंपोजिट हीटेड रोटर डबल ब्लेड से लैस है, जो हेलीकॉप्टर को मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम से बचाता है। यूक्रेन के काउंटर अटैक के आगाज के बाद भी इन हेलीकॉप्टर्स की मदद से रूसी फौज यूक्रेन की सेना पर लगातार ताबड़तोड़ प्रहार कर रही है, जिसमें उसे काफी कामयाबी भी मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वेस्टर्न वर्ल्ड के सामने जंग में इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती अगर कुछ है तो वो हाइपरसोनिक हथियार हैं। अब तक सिर्फ चीन और रूस इस श्रेणी में पश्चिम का दुश्मन था, लेकिन अब ईरान ने भी हाइपरसोनिक ताकत हासिल करके संकट और गहरा कर दिया है। जाहिर है अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के पास उस गति का हथियार न होना बड़ा संकट है, लेकिन ईरान की तरफ से खड़े हुए संकट का जवाब देने की तैयारी करके इजराइल ने पश्चिम में एक उम्मीद जगा दी है, और इस उम्मीद का नाम है एंटी हाइपरसोनिक मिसाइल। देखिए पूरा विस्तार इस रिपोर्ट में। फतेह मिसाइल का डर, खाड़ी में बारूदी बवंडर। हाइपरसोनिक वर्ल्ड में ईरान के कदम रखते ही खाड़ी समेत अमेरिका में बड़ी हलचल शुरू हो गई। जिस गति और ताकत को अमेरिका अब तक हासिल नहीं कर पाया, उसे हासिल करने की जल्दबाजी दिखने लगी, और ईरान का दुश्मन नंबर 1 इजराइल हाइपरसोनिक शक्ति से मुकाबला करने की तैयारी में जुट गया। जिसका अनुमान था वो सच साबित हो रहा है। ईरान की तरफ से उठे बारूदी बवंडर को रोकने के लिए इजराइल ने तैयारी शुरू कर दी है, और अगर इजराइल अपने प्लान में कामयाब होता है तो फिर इजराइल एक ऐसे मुल्क के तौर पर कामयाबी हासिल कर लेगा जो दुनिया में पहला एंटी हाइपरसोनिक हथियार बना लेगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ऑफेंसिव हाइपरसोनिक वेपन नहीं बल्कि डिफेंसिव वेपन। उस ईरानी मिसाइल की काट इजराइल तैयार करने में जुटा है, जिसमें कामयाबी का मतलब है न सिर्फ हाइपरसोनिक गति हासिल कर लेना, बल्कि नेटो के लिए रूसी मिसाइल का भी तोड़ मिल जाना। और इजराइल को उस हथियार को हासिल कर लेने पर पूरा विश्वास है, इसलिए इस बार तकनीक और तैयारी से जुड़ा एनिमेशन भी रिलीज किया गया है। ये वही एनिमेशन है जो तकनीकी कल्पना है, लेकिन इसकी मूर्त रूप लेते ही इजराइल दुनिया में महाविनाश के बीच नेटो पक्ष को एक नई उम्मीद देगा। ठीक ऐसे ही ईरान की उस मिसाइल को सबसे पहले नाकाम करेगा, जो इजराइल के लिए इस वक्त सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन सवाल कामयाबी पर है, वो मिलेगी कैसे? दरअसल इजराइल की वेपन कंपनी राफेल बड़े लेवल पर तैयारी कर रही है। राफेल ने एंटी हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक पर काम शुरू कर दिया है। कंपनी के मुताबिक पिछले 3 साल से सोनिक इंटरसेप्टर तकनीक विकसित की जा रही है, और रक्षा मंत्रालय ने इंटरसेप्टर सिस्टम के प्रदर्शन की मंजूरी भी दे दी है। दावा यह भी है कि जिस टेक्नोलॉजी पर डिफेंस कंपनी काम कर रही है, वो आवाज से 5 गुना ज्यादा गति से उड़ान भरने वाली मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। कंपनी के प्रेसिडेंट ने इस संबंध में खुलासा यह भी किया है, हाइपरसोनिक खतरे की संभावना को देखते हुए उसे रोकने पर सालों पहले काम शुरू कर दिया गया था, और जिस तकनीक पर काम जारी है उसमें हाइपरसोनिक स्पीड को प्रभावी ढंग से बेअसर किया जा सकता है। हालांकि कंपनी ये नहीं बता सकी है कि एंटी हाइपरसोनिक मिसाइल कब तक तैयार होगी और उसका टेस्ट कब किया जाएगा। लेकिन दावा है कि इजराइल का प्रोजेक्ट स्काई सोनिक लगातार जारी है। इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के साथ ही हाइपरसोनिक खतरा टाला जा सकेगा। स्काई सोनिक सिस्टम से 20 से 70 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही खतरा रोक दिया जाएगा।
लेकिन फिलहाल इस मिसाइल को कन्वेंशनल एयर डिफेंस की तरह लॉन्चिंग की तैयारी है। यानी इजराइल की डिफेंस कंपनी ने ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइल का तोड़ बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन फिलहाल ये तैयारी सिर्फ रणनीतिक दबाव बनाने के नजरिए से ज्यादा अहम लग रही है। इसलिए खुलासा ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग के बाद किया जा रहा है। हालांकि इजराइल के कई प्रोजेक्ट्स को देखते हुए कामयाबी पर सवाल भी नहीं है। यानी इजराइल की कामयाबी हाइपरसोनिक जंग में गेम चेंजर साबित हो सकती है।